हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का फर्स्ट लेसन। साइंस स्टार्ट कर रहे हैं हम आज से, ठीक है। क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं हम। एनसीईआरटी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी एग्ज़ाम्स के लिए। आज हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट की। तो चैप्टर फर्स्ट किसके बारे में है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या देखने वाले हैं हम? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो आज हम ये फर्स्ट लेसन देखेंगे जिसमें जानकारी दी गई है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में। तो सारी चीज़ें जानेंगे। ये सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए, यूपीएससी के लिए, सीडीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया, और आपका एसएससी एग्ज़ाम्स में भी इसका इम्पोर्टेंस है काफ़ी। आप कह सकते हो सभी जहाँ भी साइंस पूछी जाती है वहाँ सभी का इसका काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। और साइंस के क्वेश्चन आज की डेट में सभी एग्ज़ाम से काफ़ी अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिसको साइंस को बहुत से बच्चे नेगलेक्ट करते हैं और एनसीईआरटी को कवर नहीं करते। तो यहाँ मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी की पूरी साइंस एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए देखना शुरू करते हैं फर्स्ट लेसन में क्या दिया गया है। अब यहाँ पे बात की जा रही है केमिकल रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो हम जो भी चीज़ें देखते हैं, जितने भी सब्सटेंस हैं सराउंडिंग में, वो सारी ही चीज़ें अगर कुछ रिएक्ट कर रही हैं यानी उसके साथ कुछ ना कुछ रिएक्शन हो रहा है, कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें मिल्क की, जो हम मिल्क रखते हैं फट जाता है सुबह तक। अगर हम गर्मियों की बात करें, रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें 1-1.5 दिन के लिए तो दूध फट जाएगा। जो तवा होता है हमारा आयरन का, अगर उसको हम मॉइस्चर में या आप कह सकते हो कि हवा में छोड़ दें तो ऑक्सीडेशन होकर वो भी रस्ट लग जाता है, जंग लग जाती है। फूड को कुक करके रख दें तो वो भी बासी हो जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये हमारी डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं कि किस तरीके से रिएक्शन हो रहा है। तो जो हमारा लेसन है केमिकल रिएक्शन, हमारा चैप्टर का क्या नाम है? केमिकल रिएक्शन। तो ये सारी चीज़ें जो हम डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं लेकिन कभी ध्यान नहीं देते, तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें ही केमिकल रिएक्शन हो रही हैं, ठीक है। अब अगर हम कहें कि हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं, तो कुछ चीज़ों को अगर हम ध्यान दें और अगर ऐसी कुछ चीज़ें हमें देखने को मिले तो हम कह सकते हैं कि जी हाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो पहले अगर हम बात करें कि चेंज इन स्टेट, अगर उसका स्टेट बदल रहा है यानी कि वो आप कह सकते हो कि लिक्विड से गैस हो रहा है, गैस से सॉलिड हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। दूसरा, अगर हम देखें कि अगर उसका कलर चेंज हो रहा है, अगर कलर में चेंजेस आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे होंगे तभी तो कलर चेंज हो रहा है। तीसरी, अगर हम बात करें कि अगर किसी चीज़ में से इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है यानी गैस इवॉल्व हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ इसमें कुछ रिएक्शन हो रही होगी तभी उससे ये गैस निकल रही है बाहर। और अगर हम देखें कि अगर किसी चीज़ में टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, ठीक है, अगर टेम्परेचर में भी चेंज आता है तो हम कह सकते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन ज़रूर हो सकता है। तो अगर इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है तो हम कह सकते हैं कि जी हाँ केमिकल रिएक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तब हम क्या कह सकते हैं कि हाँ केमिकल रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तो हमने क्या देखा कि डे टू डे लाइफ में किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। स्टेट चेंज होता है, उसका कलर चेंज हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस देखने को मिल सकती है, टेम्परेचर चेंज देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें अभी तक हमने बेसिक बात की। अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस के बारे में। हमारे लेसन का क्या नाम है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इक्वेशंस को भी तो समझना जरूरी है। आपने स्कूल टाइम में बहुत सारे केमिकल इक्वेशंस देखे होंगे, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में हम समझेंगे कि ये इक्वेशन क्या है और केमिकल इक्वेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या जानकारी हमें मिलती है, ठीक है। तो देखिए अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस के बारे में। केमिकल इक्वेशंस तो क्या होता है? तो देखिए अब कभी भी हमने देखा होगा कि इस तरफ एक होता है रिएक्टेंट होता है जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, ये है लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर आपका रिएक्टेंट लिखा जाता है, फिर यहाँ पे एक एरो सा दिया जाता है जो इंडिकेट करता है कि रिएक्शन यहाँ से यहाँ जा रही है। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स आते हैं आपके, क्या आते हैं? प्रोडक्ट, यानी जो चीज़ें फॉर्म हुई है। ये क्या है? राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली केमिकल इक्वेशन। ये है हमारा बेसिकली केमिकल इक्वेशन। इस तरीके से केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये उसका जनरल स्ट्रक्चर है कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट दिया जाता है, यानी ये चीज़ रिएक्शन होके ये चीज़ बन रही है,
ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा जाता है, इस एरो पे हम लिखते हैं या तो प्रेशर के बारे में लिखेंगे या टेम्परेचर के बारे में लिखेंगे या कैटलिस्ट के बारे में लिखेंगे। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम इस एरो पे लिखाते हैं कि क्या कंडीशन है, क्या टेम्परेचर है, या कोई कैटलिस्ट तो नहीं इस्तेमाल किया गया है, कहीं हीट तो नहीं इस्तेमाल की गई, सनलाइट तो नहीं इस्तेमाल किया गया। ये सारी चीज़ें हम इस एरो पे दिखाते हैं। और यहाँ पर हम लिखते हैं रिएक्शन, जैसे x प्लस वाई, ये दो रिएक्टेंट हैं, ये मिलके बना रहे हैं XY। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा रिएक्टेंट हुआ, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमने दर्शाया है कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शन लिखा जाता है। और एक चीज़ हम इसमें ये भी लिखते हैं कि क्या ये सॉलिड है, क्या ये गैस है, और क्या ये लिक्विड है। इस तरीके से यहाँ पर हम स्टेट भी लिखते हैं कि पर्टिकुलर रिएक्टेंट किस तरीके के स्टेट में है, यानी उसकी स्टेट क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इससे हमें पूरी जानकारी मिल जाती है कि हाँ, जो X रिएक्टेंट है वो सॉलिड है और वो X है, जो Y है वो गैस और वो Y है, और ये मिलकर बनते हैं। अगर इनके ऊपर हीट पास की जाए तो ये मिल के बनते हैं XY, जो एक लिक्विड है। इस तरीके से केमिकल इक्वेशंस को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर अगर एक और एग्जांपल की हम बात करें तो फॉर एग्जांपल ये एक इक्वेशन लीजिए, मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें ये मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ रिएक्टेंट है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यानी ये दो चीज़ मिलके बन रही है ये चीज़, इसे ही कहते हैं केमिकल इक्वेशंस। हमने इस एक रिएक्शन को इक्वेशन में, यानी ये हो तो रहा है रिएक्शन क्योंकि चेंज आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक केमिकल रिएक्शन को हमने बताया है एक केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में। ठीक है, यानी जो रिएक्शन था उसको हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया है कि ये रिएक्शन जो हो रही है वो क्या हो रही है, उसको हम दर्शाते हैं इक्वेशन के तरीके से, ताकि हमें समझ में आ सके कि चल क्या रहा है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलते हैं और रिएक्ट करते हैं तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और अब बात करेंगे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में कि किस तरीके से चीज़ों को बैलेंस किया जाता है, क्योंकि ऐसे ही नहीं कि आपने लिख दिया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि बैलेंस करना भी ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर कितने मैग्नीशियम है, एक है, यहाँ पर कितना मैग्नीशियम है, एक है, चलो ये ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, दो है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, एक है, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, इसको हमें बैलेंस करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि इसे लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो बैलेंसिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। यानी हमें क्या, हमने सीखा है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, यानी मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। जो मास है कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी मास को हमें कंजर्व करना है। यानी अगर यहाँ पर हमने 2 ऑक्सीजन इस्तेमाल किया था तो यहाँ पर भी हमें 2 ऑक्सीजन मिलना चाहिए, इसलिए हमें उसको बैलेंस करके लिखना पड़ता है, और उसे हम कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और जिसको हम बैलेंस नहीं करते हैं उसे क्या कहते हैं, अब ये इसको हम क्या कहेंगे, ये बैलेंस नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब आपको डिफरेंस समझा, हमने सीखा क्या है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, हमने सीखा क्या है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हमने ये जाना कि केमिकल इक्वेशंस क्या हैं, हमने ये जाना केमिकल रिएक्शंस क्या हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं ये हमें कैसे पता चलता है, कभी स्टेट के चेंज आ रहे हैं, कलर का चेंज आ रहा है, टेम्परेचर का चेंज आ रहा है, गैस इवॉल्व हो रही है, तो हमें पता चलता है कि हाँ कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी अभी तक हमने ली। अब हम आगे बात करते हैं कि बैलेंस किस तरीके से किया जाता है इक्वेशंस को। चलिए, तो अब बात करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन की, कि अगर इक्वेशन दिया है, हमने इक्वेशन पता कर लिया तो उसको बैलेंस कैसे करेंगे। तो सपोज करिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक रिएक्शन पकड़िए, सपोज करिए आयरन है और उसको हमने वाटर के साथ रिएक्ट किया है, यानी आयरन प्लस वाटर, यह हमें रिएक्ट करके दे रहे हैं Fe3O4, ये हमें मिल रहा है प्रोडक्ट में, प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक है, ये चीज़ हमें मिल रही है। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो इस तरफ आयरन कितना है, तो अगर हम देखें यहाँ पर आयरन कितना है, 1 है, और यहाँ पर आयरन कितना है, 3 है, और यहाँ पर देखें हम हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है।
और यहाँ पर हम देखें ऑक्सीजन कितना है तो 1 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 4 है। यानी क्या है ये, क्या ये बैलेंस इक्वेशन है? तो ये बैलेंस इक्वेशन बिल्कुल नहीं है। ये कौन सा इक्वेशन हो गया, आप कह सकते हो कि स्केलेटल इक्वेशन है ये, क्योंकि बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो इसको बैलेंस बनाने के लिए अब हम देखेंगे कि कैसे इसको बैलेंस बनाया जाए। तो कभी भी ध्यान रखिए, अगर किसी इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है तो सबसे पहले कोशिश करिए कि सबसे जो बड़ा नंबर है उसको सर्च करिए कि सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर कौन सा है। तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4 है, क्या इससे बड़ा कोई नंबर है? नहीं। तो सबसे पहले स्टार्ट करिए इससे से चेंज करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि अगर आप छोटे छोटे नंबरों को पहले चेंज करोगे तो ये बड़ा नंबर वापस से आपको मॉडिफाई करने पड़ेंगे वो छोटे नंबर को, और आप अगर बड़े वाले को एक बार मॉडिफाई कर दोगे तो ये वाला नंबर तो फिक्स हो जाएगा, इसको नहीं चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेनिफिट है बड़े नंबर से स्टार्ट करने का। तो चलिए, अगर हमें 4 ऑक्सीजन यहाँ पर लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये वाले टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4H2O ले लेंगे, यानी हमने इस वाले पोर्शन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन 8 हो गया, क्योंकि 4 2 8, और ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन हमारे पास 4 हो गया, और इस तरफ ऑक्सीजन हमारे पास कितना था, 4 था, यानी हमने ऑक्सीजन की क्राइटेरिया फुलफिल कर दी। ठीक है, और अब हम देखें कि यहाँ पर हाइड्रोजन तो 4 हो गया है, 8 हो गया है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, तो 2 ही है। तो हमें यहाँ पर हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हम लिखेंगे 4H2, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया, हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों बैलेंस हो गए। यहाँ पर देखिए, अब बचा आयरन, तो आयरन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो आयरन को हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3Fe। ठीक है, जब 3 से आयरन को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आयरन हो जाएगा, 3, और यहाँ पर कितना आयरन है, आयरन यहाँ पर भी 3 है, यानी देखा जाए तो बैलेंस हो गया। यानी हमारा बैलेंस इक्वेशन कैसा दिखेगा, कुछ 3Fe प्लस 4H2O, और फर्दर दिस गोज टू F3O4 प्लस OH2। तो ये हमारा बैलेंस इक्वेशन है। एक बार दोबारा से अगर रिकैप करने के लिए बताऊँ आपको, तो देखिए ये हमारा स्केलेटल इक्वेशन था, यहाँ पर आयरन था। ठीक है, यहाँ पर ये वाटर है, और ये हमें बन के दे रहा है F3O4, और रिलीज हो रही है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आयरन कितना था, 1 था, यहाँ पर आयरन कितना था, 3 था, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 था। तो ये बैलेंस इक्वेशन नहीं था। ये कौन सा इक्वेशन था, ये था स्केलेटल इक्वेशन। अब हमें इसे बैलेंस करना था, तो हमने क्या किया, जो सबसे बड़ा नंबर है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन सबसे बड़ा था, सबसे ज़्यादा चेंज हो रहा था, जो 4 था, तो हमने सोचा कि यहाँ पर जो एक ऑक्सीजन है उसको भी 4 बनाया जाए। तो इसको 4 बनाने के लिए हमने क्या किया, इस पूरे टर्म को, आप सिर्फ ऑक्सीजन को नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपको पूरे प्रोडक्ट को, जो उसका रिएक्टेंट है उसको पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4H2O हमने लिखा, तो ये हो गया 4 2 8 हाइड्रोजन बन गया, और ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ऑक्सीजन भी 4 हो गया। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 8 और 4 आए, फिर हमारा ऑक्सीजन तो चलो बैलेंस हो गया, फिर हमारा अब हाइड्रोजन की बारी थी। तो हमने देखा हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 8 हो गया है, तो हमने इस वाले टर्म को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 4 2 8 हो गया, यानी 8 8 हमारा हाइड्रोजन हो चुका था बैलेंस। अब हमने देखा हमारे पास सिर्फ बचा है आयरन। आयरन इस तरफ 3 था, इस तरफ 1 था, तो हमने इसको आसानी से 3 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर आयरन हो गया 3 और इस तरफ भी था 3, तो हमारा पूरा का पूरा इक्वेशन बना 3 आयरन 4H2O इज इक्वल टू F3O4 4H2O। तो ये हमारा बन गया बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरीके से इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। और ये जो एरो है इसके ऊपर हम लिख देते हैं कि अगर क्या कुछ हीट पास की है, कोई कैटलिस्ट पास किया गया है, तो इस तरीके से इक्वेशन केमिकल लिखा जाता है। ये एक सही तरीका है। और जो मैंने आपको एक एडिशनल बात बताई थी कि आयरन यहाँ पर लिखा जाता है, उसका स्टेट क्या, ये सॉलिड है, क्या ये लिक्विड है वाटर, और ये प्रोडक्ट बनाए क्या ये सॉलिड है, ऐसा यहाँ पर लिख दिया जाता है कि कौन सी स्टेट में है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरा जानकारी ले ली कि किस तरीके से केमिकल इक्वेशन लिखा जाता है। आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अभी तक तो हमने देख लिया कि रिएक्शन होते हैं और उसके इक्वेशन कैसे लिखे जाते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स की, कि कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शन होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस।
अब देखते हैं कितने कितने तरीके के केमिकल रिएक्शन है। तो देखिए बेसिकली पहले बात की जाए तो एक होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड है डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन, डिकम्पोजिशन। थर्ड अगर हम बात करें तो है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। फोर्थ अगर हम बात करें तो डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। फिफ्थ अगर हम बात करें तो रिडॉक्स, रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो रिएक्शन टेक प्लेस करते हैं। तो इसको मैं डिटेल में अभी बताऊंगा आपको। पहले देखिए कितने तरीके के केमिकल रिएक्शंस हैं। देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो एक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक है रिडॉक्स रिएक्शन जिसके अंदर आता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ये टोटल आप कह सकते हो कि 5 तरीके के हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हैं। कितने तरीके के, 5 तरीके के केमिकल रिएक्शन हैं। आप एक एक करके देखना शुरू करते हैं कि किस रिएक्शन में क्या होता है, कैसे प्रोसेस टेक प्लेस किए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो जैसा कि हमें नाम से यहाँ पर समझ में आ रहा है कि कॉम्बिनेशन करने की बात की जा रही है, यानी कि किसी दो चीज़ों को मिलाकर तीसरी चीज़ बनाने की बात की जा रही है। अगर मैं x प्लस वाई को मिला दूं तो कुछ एक्स वाई बनने की, ऐसा हमें नाम से ही पता चल रहा है। कॉम्बिनेशन, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी दो चीज़ मिला के तीसरी चीज़ बन रही है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। व्हेन टू थिंग्स आर combined together to form a third product is known as combination reaction. Okay, such a reaction in which a single product is formed from two or more reactants is known as combination reaction, ठीक है। two or more reactant का combine करके एक प्रोडक्ट बनाया जाता है, उसे कहा जाता है combination reaction। आशा करता हूँ आपको बात समझ में आ रही होगी कि combination reaction हम किसे कहते हैं। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो यहाँ पर देखिए, जब हम वाटर बनाते हैं, बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है हमारे डे टू डे लाइफ का, वाटर, ठीक है। वाटर कैसे बनता है, ये भी तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही आप कह सकते हो। तो देखिए इसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस है और क्या है, ऑक्सीजन गैस है। जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिलाया जाता है तो क्या बनता है, H2O, ठीक है। तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। क्यों, क्योंकि टू और मोर प्रोडक्ट, यहाँ पर दो या मोर रिएक्टेंट को मिलाकर एक प्रोडक्ट बनाया गया है, कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाया गया है। अब यहाँ पर देखिए ये बैलेंस इक्वेशन नहीं, तो अगर हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 ही है, तो हमें यहाँ पर ऑक्सीजन 2 करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर ऑक्सीजन 2 किया तो हाइड्रोजन 4 हो गया। अब हाइड्रोजन 4 हो गया तो यहाँ पर हाइड्रोजन 4 करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पर भी 2 लिख दिया। तो 2 ज़ा 4, 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा बैलेंस इक्वेशन हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। अब हम बात करते हैं कि डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, ठीक है। तो डीकॉम्पोजिशन जैसा कि नाम ही बता रहा है कि उसमें टूटेगा कुछ, ये टूट के कुछ बनेगा। चलो देखते हैं। देखिए यहाँ पर बात की जा रही है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन की, डीकॉम्पोजिशन, ओके, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर बेसिकली टूटने की बात की जा रही है, डीकॉम्पोजिशन करने की बात की जा रही है, यानी यहाँ पर कुछ चीज़ टूट के एक नई चीज़ बनेगी, ठीक है। टूट के नई चीज़ बनेगी, उसे हम कहेंगे डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। यानी जैसा कि कॉम्पोजिशन था, कॉम्बिनेशन था, उसका अपोजिट है ये। कॉम्बिनेशन में हमने देखा कि किस तरीके से दो अलग अलग रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाया। तो यहाँ पर एक जो तैयार चीज़ थी उसका ही सपोज करिए यहाँ पर एक्स वाई है, तो ये टूट जाएगा x प्लस वाई में। इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तो अगर एग्जाम्पल की बात करूँ मैं तो यहाँ पर देखिए, अगर एक एग्जाम्पल लिया जाए
कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट वही है जो दीवारों पे लगाया जाता है, ठीक है। जब इसको हम हीट देते हैं, ठीक है, तब ये क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को और क्या कहते हैं हम, क्विक लाइम। क्या कहते हैं, क्विक लाइम कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड को। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है, स्लेक लाइम, स्लेक लाइम, ठीक है। जब कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाकर दीवारों पे लगाया जाता है, ठीक है, तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और इसी की हम वाइट वॉशिंग करते हैं, वाइट वॉशिंग करते हैं दीवारों पे, ठीक है। तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब दीवारों पे लगा देते हैं, फिर इसके साथ कार्बन आके रिएक्ट करता है, ठीक है। जब कार्बन इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनता है, ये जाके बनता है फिर कैल्शियम कार्बोनेट, और तभी हमारी जो दीवारें हैं उस पर एक शाइनी सी अपीयरेंस आती है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को वापस जब आप हीट करेंगे तो वापस से हमें क्या मिल जाएगा, वापस से हमें मिल जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विक लाइम कहते हैं। और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ साथ और क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो कैल्शियम कार्बोनेट था, एक प्रोडक्ट था, वो दो चीज़ में टूट गया। एक कैल्शियम ऑक्साइड है, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये गैस है, ठीक है। और ये क्या है, ये सॉलिड है। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या था, ये भी सॉलिड था, ठीक है। तो इस तरीके से इसे कहते हैं कंपोजिशन रिएक्शन। तो हमने देख लिया कि कॉम्बिनेशन क्या था और डिकम्पोजिशन क्या है। कॉम्बिनेशन में दो चीज़ मिलके एक बन रही थी और डिकम्पोजिशन में एक बड़ी चीज़ टूट के दो चीज़ बन रही है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। और हाँ, बेसिकली अगर आप देखें तो एक चीज़ आप ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर इसको तोड़ने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ी है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और वहाँ पर कोई भी चीज़ को जोड़ने के लिए, जैसे कि हमने दो चीज़ मिलाकर जोड़ी थी और एक चीज़ बनी थी, जैसे कि पीछे की अगर हम बात करें जहाँ पर x प्लस वाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, वो मिलके बन रहा था XY, तो इन दोनों को मिलाकर ये चीज़ बनी, तो इसके साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होती है। तो बेसिकली इसमें ये मोस्ट ऑफ दी चीज़ें होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या, कि जहाँ पर हीट बाहर निकलती है, हीट, ठीक है। तो दो चीज़ मिलके एक चीज़ बनती है तो काफ़ी एनर्जी बच जाती है और वो बाहर निकलती है, तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। और यहाँ पर एक बड़ी चीज़ टूटती है और काफ़ी हीट एब्जॉर्ब करके टूटती है, तो इसको क्या कहेंगे हम, एंडोथर्मिक, क्योंकि ये हीट एब्जॉर्ब कर रही है। जो चीज़ हीट एब्जॉर्ब करे उसे एंडोथर्मिक, जो रिएक्शन हीट बाहर फेंके उसे एक्सोथर्मिक कहेंगे हम। तो ये एग्जांपल है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का। और एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में अगर हम थोड़ी बात और करें तो जो हम सांस हमारा रेस्पिरेशन होता है, यानी फूड ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही है। क्या है, एक्सोथर्मिक है। क्यों, कोई बता सकता है क्यों? क्योंकि जब हम फूड खाते हैं एनर्जी के लिए, तो फूड क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। तो ब्रेक होता है तो ये किस में कन्वर्ट होता है, ठीक है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है। यानी रिएक्शन हुई और एनर्जी मिली, तो ये क्या हुआ, एक्सोथर्मिक हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम रेस्पिरेशन करते हैं वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो हमने देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, उसमें एक्सोथर्मिक क्या है, उसमें एंडोथर्मिक क्या है, ठीक है। ये चीज़ें हमने देखी। अब आगे बात करते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी बात करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट से पहले मैं आपको दो इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस और बताना चाहता हूँ जो हमारी, आप कह सकते हो, डे टू डे लाइफ का हिस्सा है, क्योंकि हमें जो डे टू डे लाइफ साइंस है वो ज़रूर से ध्यान रहनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड की, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड की, सिल्वर क्लोराइड है और सिल्वर ब्रोमाइड है, तो ये दोनों ही सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, यानी कुछ हीट मिलता है इनको, उसके प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होकर बनाते हैं सिल्वर प्लस क्लोराइड। ये कौन सा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन है, क्योंकि ब्रेक हो रहा है एक बड़ा चीज़ छोटे चीज़ में, ठीक है। और ये बनाएगा सिल्वर प्लस ब्रोमाइड। ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये रिएक्शन होता है और इसमें क्या बनता है, इसमें बनता है, ये कहाँ यूज़ होता है। अगर यूज़ की बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्स में इसका यूज़ पूछा जाता है। तो
इसका यूज़ होता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका यूज़ होता है, ठीक है, फोटोग्राफी। तो याद रख सकते हैं आप, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड आर यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ओके। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी, तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है तोड़ने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, तब जाके देखिए एनर्जी चाहिए ना, इसको सनलाइट दिया गया ना यहाँ पर हीट, तभी तो ये इसको क्या कहते हैं हम, एंडोथर्मिक है ये। क्यों है एंडोथर्मिक? क्योंकि हीट अंदर ले रहा है, और जो कॉम्बिनेशन था वो एक्सोथर्मिक था। क्यों? क्योंकि हीट बाहर दे रहा था। तो इस तरीके से हमने इन दोनों को अच्छे से समझा है। अब हम थर्ड वाले पे चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर, कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। चलिए अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से यहाँ पर भी पता चल रहा है कि ये डिस्प्लेस करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखिए, एक अगर फेमस एग्जांपल दिया जाए तो जैसे एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है और इसके अंदर हमने 2 आयरन नेल्स डाली हैं, ठीक है, 2 आयरन नेल्स डाल के रखी हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। तो क्या होता है, जब रिएक्शन होता है तो जो कॉपर सल्फेट है, यानी यहाँ देखिए ये हो गया आयरन, यानी हमारा आयरन नेल्स है ये, और CuSO4 कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। तो रिएक्शन होने के बाद ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है Fe2 कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट बन जाता है। कॉपर सल्फेट का फेरस सल्फेट, यानी जो आयरन है फेरस वो कॉपर की जगह ले लेता है, यानी उसको डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है, और जो कॉपर है वो अलग हो जाता है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन देखने को मिलते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। कॉपर इज बीन डिस्प्लेस बाय आयरन, ठीक है, और ये अलग हो गया यहाँ पर। तो जो कॉपर है वो अलग हो गया है और जो आयरन है उसने कॉपर की जगह ले ली है। तो ये देखिए, इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी यहाँ पर होता दूसरा एलिमेंट होता तो वो कॉपर को नहीं डिस्प्लेस कर पाता। हमें कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिविटी वाला ही एलिमेंट यहाँ पे रखना होगा, तभी वो डिस्प्लेस कर पाएगा, ठीक है। तो जो आयरन है उसकी रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है, इसलिए उसने रिएक्ट किया और कॉपर को डिस्प्लेस किया यहाँ से। तो इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जब ऐसा होता है तो क्या होता है, जो कॉपर है वो अलग हो जाता है, यानी जो ये पर्पल ब्लू सोल्यूशन रहता था कॉपर सल्फेट का वो थोड़ा वाइटिश हो जाता है, और जो हमारा नेल रहता था खिल्ला वो ब्राउनिश हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर कॉपर आके जमा हो जाता है, ठीक है। इसलिए ये रिएक्शन देखने को मिलता है और इसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी समझ में आया होगा कि जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आगे हम बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। देखिए अगला टाइप ऑफ द रिएक्शन क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल, ये भी सिमिलर वैसे ही नाम से समझ में आ रहा होगा, जहाँ पे वहाँ पर सिर्फ एक एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा था, यहाँ पे 2 डिस्प्लेसमेंट होंगे, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर एग्जांपल की बात की जाए तो अगर हम लें सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, ठीक है, ये 2 रिएक्टेंट है और इनके प्रोडक्ट क्या है, बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl, ठीक है, यानी सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर हम देखें तो जो सल्फेट है और क्लोराइड है, इनके साथ पहले दूसरे एलिमेंट है और आगे दूसरे एलिमेंट है। यहाँ पर देखिए ये सल्फेट के साथ यहाँ पर कौन आ गया, यहाँ पर ब्रोमाइड आ गया, बेरियम आ गया, सॉरी बेरियम यहाँ से उठ के क्लोराइड के साथ यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर जो सल्फेट था, सल्फेट उसके साथ सोडियम था, लेकिन अब सोडियम कहाँ चले गया है, सोडियम चले गया है क्लोराइड के साथ, ठीक है, क्लोरीन के साथ चले गया है, ये देखिए यहाँ पर। तो क्या हुआ, दोनों ने इंटरचेंज कर ली, यानी ये इसकी जगह पे आ गया और जो अपना बेरियम है वो इसकी जगह पे आ गया, और जो अपना सोडियम है वो अपना इसकी जगह पे आ गया, ठीक है। दोनों ने अपनी लोकेशन इंटरचेंज कर ली, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसीलिए इसे कहा जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने देखा डिस्प्लेसमेंट और किस तरीके से हमने देखा डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ एक ही एलिमेंट दूसरे की जगह रिप्लेस कर रहा था, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों ही आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं जगह, ठीक है। तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। रिडॉक्स रिएक्शन,
तो इसमें क्या क्या आता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या, कभी भी आपको ऑक्सीजन गेन कर रहे हो या हाइड्रोजन लूज कर रहे हो तो ये आपका ऑक्सीडेशन हो जाता है। और रिडक्शन इसका ऑपोजिट, ऑक्सीजन लूज कर रहे हो और हाइड्रोजन गेन कर रहे हो तो ये हो जाता है रिडक्शन। ठीक है, समझ गए। ऑक्सीडेशन नाम से समझ में आ रहा है कि ऑक्सीडाइज हो रहा है वो, यानी ऑक्सीजन गेन हो रहा है। ठीक है, और दूसरी तरीके से बोले अल्टरनेटिवली तो हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है तो हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। रिडक्शन में रिड्यूस हो रहा है यानी ऑक्सीजन लूज कर रहे हैं हम, ठीक है, और हाइड्रोजन गेन कर रहे हैं। ये हो गया डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। और जब एक ही रिएक्शन में, ठीक है, इन अ सिंगल रिएक्शन व्हेन देयर इज बोथ द प्रोसेस यानी ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, तो उसे हम कहेंगे रिडॉक्स, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स देखिए, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, जब एक ही रिएक्शन में दोनों प्रोसेस देखने मिलेंगे तब उसे कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। क्यों? क्योंकि जब एक जो रिएक्टेंट है वो ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा वाला रिड्यूस होगा। ठीक है, व्हेन एक्स विल बी ऑक्सीडाइज तो फिर y होगा वो रिड्यूस होगा। ठीक है, इसको हम एग्जांपल से समझेंगे तो उसको कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो एग्जांपल देखते हैं इसका। देखिए, अगर हम ये वाला केमिकल इक्वेशन देखें, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन व्हेन हीटेड इट विल गिव यू कॉपर प्लस वाटर। ओके, तो जब कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस इनको हीट किया जाएगा तो कॉपर अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो कॉपर है जिसके पास पहले ऑक्सीजन था वो अब क्या हो रहा है, उसके पास से ऑक्सीजन चला जा रहा है, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन का लूज हुआ, यानी ऑक्सीजन का लूज यानी क्या, रिडक्शन। रिडक्शन यानी कॉपर रिड्यूस हो रहा है। और जो हाइड्रोजन था जिसके पास पहले ऑक्सीजन नहीं था उसको यहाँ पर ऑक्सीजन मिल जा रहा है, यानी ऑक्सीजन का गेन कर रहा है, यानी ये क्या हुआ, ये ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ ये। ठीक है, तो हमने देखा कि जब कॉपर रिड्यूस हुआ तभी हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ, इसीलिए हमने देखा यहाँ पर रिडक्शन भी देखने मिल रहा है और ऑक्सीडेशन भी देखने मिल रहा है। इसलिए ये क्या है, कौन सा रिएक्शन है, इसीलिए हम इसे कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। क्योंकि जब एक चीज़ रिड्यूस हुई तो दूसरी चीज़ ऑक्सीडाइज हुई। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये बेसिकली हमने सभी 5 तरीके के केमिकल रिएक्शन को कवर कर लिया। अब हम आगे कुछ और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट भी समझेंगे। पहली चीज़ है करोजन, दूसरी चीज़ है रेंसिडिटी। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए करोजन की, तो करोजन यानी क्या, जंग लग जाना। आपने देखा होगा अगर लोहे को काफ़ी टाइम तक ऐसे मॉइस्चर या पानी वाली जगहों पे या हवा वाली जगहों पे छोड़ दिया जाए तो उसमें क्या लग जाता है, रस्ट लग जाता है, जंग लग जाती है। एक जो आयरन रॉड रहती है उसके ऊपर एक ऐसी सतह चढ़ जाती है ब्राउन सी, उसको हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। ठीक है, वो क्या होती है, वो आयरन ऑक्साइड होती है। ठीक है, तो देखिए इसी को करोजन कहा जाता है। और इससे बहुत सारे जो मेटल्स हैं, शिप्स हैं, बड़े बड़े व्हीकल्स हैं, वो सारे लोग इफेक्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें इफेक्ट होती है और उसको साफ करने में बहुत सारा पैसा खर्च होता है, बहुत नुकसान होता है। तो इसको करोजन बहुत ही हार्मफुल है बाकी मेटल्स के लिए या फिर आप कह सकते हो आयरन के लिए। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत बार पेंट करते हैं ताकि उसके ऊपर करोजन ना लगे। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ों से हम उसको बचाते हैं। ठीक है, और अब बात करें रेंसिडिटी की, ये एक आखिरी कंसेप्ट है, रेंसिडिटी। तो ये भी क्या है, जो हमने पढ़ा करोजन, वो भी तो एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है। जब लोहा ऐसे ही खुले में पड़ा है तो ऑक्सीडाइज होके वो जंग लग जा रहा है, करोजन लग जा रहा है, तो वो एक तरीका है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हिंदी नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। रेंसिडिटी की बात करते हैं तो फूड को छोड़ दो बनाकर, कल तक बासी हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, उसके अंदर क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन देखने को मिल रहा है। इसलिए हम देखते हैं चिप्स के जो पैकेट्स आते हैं, चिप्स, उसके अंदर क्या भरा होता है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। क्यों? क्योंकि जो चिप्स वगैरह उसके अंदर क्या है, ऑयल है, फैट है, ठीक है, पोटैटो वगैरह है, तो वो सारी चीज़ें अगर ऑक्सीजन का साथ पाएंगी तो ख़राब हो जाएंगी, बदबू आने लगेगी, बेकार हो जाएगी। तो जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीडाइज नहीं होने देता है चीज़ों को और प्रोटेक्ट करके रखता है। इसलिए जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं
उसके अंदर भरा जाता है और जो फूला रहता है पैकेट उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। ठीक है, तो यही रीज़न है कि क्यों उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। तो इसी के साथ हमारा जो केमिकल रिएक्शन एंड द इक्वेशन फर्स्ट लेसन फर्स्ट चैप्टर ऑफ द साइंस 10th NCERT था वो ख़त्म होता है। तो इस लेसन में हमने क्या सीखा, तो एक बार रिकैप करने की कोशिश करते हैं कि हमने क्या क्या देखा है इस लेसन में। तो देखिए हमने देखा कि ये लेसन स्टार्ट होता है 10th लेसन है, कौन से एग्जाम्स में ज़रूरी है, जो मिल्क है, जो फूड है, वो सारी चीज़ें हम डेली अपने घरों में देखते हैं। फिर क्या क्या चीज़ें जिससे हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, स्टेट चेंज होती है, कलर चेंज होती है, गैस इवॉल्व होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, कैटलिस्ट क्या है, एरो के ऊपर क्या लिखा जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है वो हमने देखा। फिर हमने देखा कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस कैसे किया जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की हमने बात की। केमिकल इक्वेशन में कभी भी मास चेंज नहीं होता है, जितना ही लेफ्ट हैंड साइड में रहना चाहिए रिएक्टेंट में मास उतना ही प्रोडक्ट में मास रहना चाहिए। फिर हमने देखा किस तरीके से बैलेंस इक्वेशन लिखा जाता है, यानी इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस किया जाता है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की हमने बात की, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉम्बिनेशन है। तो हमने फिर कॉम्बिनेशन की बात की। सबसे पहले कॉम्बिनेशन में दो या उससे ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक बड़ी चीज़ टूटकर 2 या 3 चीज़ों में बनती है, उसे कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन था वो एक आप कह सकते हो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। वो जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि उसको एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, और जो कॉम्बिनेशन था वो एनर्जी रिलीज कर रहा था। फिर आगे हमने देखा AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड के बारे में हमने जाना, जो फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है। फिर हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में जाना। फिर देखा डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, जहाँ पर 2 चीज़ डिस्प्लेस होती है, एक दूसरे को इंटरचेंज करते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन हमने देखा कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन को गेन करना या हाइड्रोजन को लूज करना, और रिडक्शन उसका अपोजिट होता है, ऑक्सीजन को लूज करना या हाइड्रोजन को गेन करना। ठीक है, और जब दोनों ही साथ में हो तो उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। उसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देखा। फिर करोजन की बात की, करोजन को कैसे प्रिवेंट किया जाता है पेंटिंग करके। रेंसिडिटी की बात की कि रेंसिडिटी यानी फूड खराब होता है। फिर जो चिप्स के पैकेट है उसमें नाइट्रोजन भरा जाता है। ये सारी चीज़ें हमने जानी। तो इसी के साथ पहला लेसन खत्म करते हैं। अब हम लेके आएंगे सेकंड लेसन। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं और बहुत सारे लेसन्स कंटेंट्स चैनल पे अपलोड करता रहूँ। ओके, थैंक